नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुहा क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे फाउंडेशन बैच जो मैंने अपने आप लोगों के लिए लॉन्च कर रखा है। उसमें आज पढ़ेंगे एग्रोनॉमी का 25वां लेक्चर। बहुत ही महत्वपूर्ण फसल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? शुगर केन के बारे में पढ़ेंगे। ये शुगर केन सुक्रोज वाले क्रॉप होती है, जिससे हम लोग क्या निकालते हैं? शर्करा निकालते हैं। ये मिठास के लिए उपयोग करी जाती है, जैसे हमारा चीनी है, गुड़ है, इस तरीके की चीजें जो बनाई जाती हैं, ये शुगर केन की मदद से बनाई जाती हैं। भारत में इसका प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है। तो इसी फसल के बारे में हम यहाँ पर डिटेल में पढ़ने वाले हैं। मैं आप लोगों को पढ़ाना शुरू करूँ उससे पहले बता दूं कि अल्टीमेट एग्रीकल्चर कोर्स नाम का मैंने एक कोर्स लॉन्च कर रखा है आप लोगों के लिए, जहां पर यहाँ पर दिए गए सभी सब्जेक्ट बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाए जाएंगे। तो अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके मात्र 1000 रुपए का पेमेंट करके आप इसको खरीद सकते हैं। यहाँ पर आपको वीडियो लेक्चर भी मिलेगा जो कि बाइलिंगुअल होगा। इसके अलावा आपको नोट्स भी मिलेगा जो कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध होगा। अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं। बाकी कोर्स से रिलेटेड जो भी आपको जानकारी प्राप्त करनी है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9792771793। मेरे इस व्हाट्सएप नंबर से आप संपर्क करके कोर्स से रिलेटेड जो भी आपको जानकारी प्राप्त करनी है वो प्राप्त कर सकते हो। अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। टॉपिक हमारा क्या है? शुगर केन। तो सबसे पहले हम शुगर केन के बारे में थोड़ी सी जनरल जानकारी ले लेते हैं, सामान्य जानकारियां इकट्ठा कर लेते हैं। जब हम शुगर केन की खेती कर रहे होते हैं तो हमको ये चीज समझनी होगी कि शुगर केन जो होता है एक हैवी फीडर क्रॉप होती है। यहाँ पर हैवी फीडर क्रॉप का मतलब ये है कि जब हम इसको ग्रो करते हैं तो ये हमारे खेत से बहुत ढेर सारा न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब कर लेती है, बहुत ढेर सारा न्यूट्रिएंट टेक कर लेती है, बोले तो ले लेती है। यानी कि अगर हम साल दर साल एक ही खेत में गन्ने की खेती करते रहेंगे तो या तो हमें अपने गन्ने के खेत में ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिएंट अप्लाई करना पड़ेगा, और या तो फिर हम 2-3 साल अगर हम गन्ने की खेती कर रहे हैं तो इसके बाद हमको फसल बदल देनी चाहिए उस खेत में। फिर से गन्ने की बुआई नहीं करनी चाहिए 1 साल तक। समझ पा रहे हो? तो इस तरीके से हम मिट्टी की उर्वरा क्षमता को भी ठीक तरीके से उपयोग करते हुए चल सकते हैं। अब आप इसको ध्यान से अगर देखोगे तो जो गन्ने का उत्पादन होता है, वो जो इकोनॉमिक पार्ट इसका होता है वो गन्ने का स्टेम होता है। यहाँ पर ये जो गन्ना होता है इसका स्टेम यूज किया जाता है। इसके अलावा इसकी जो पत्तियां होती हैं इसको चारे के तरीके से, हरे चारे के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। अब अगर आप इसका वजन कभी तौलोगे तो आपको अंदाजा लगेगा कि ये बहुत ज्यादा होता है। तो ये वजन कहीं से तो आया है, कुछ भाग तो इसका पानी होता है, लेकिन इसके अलावा जो आया है वो कहाँ से आया है? वो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब हुए हैं जो कि सुक्रोज के फॉर्म में गए हैं, कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में गए हैं, और वहां पर एब्जॉर्ब हुए हैं और उसके जो शुगर केन है उसके तने में और उसकी पत्तियों में है। तो इसी वजह से कहा जाता है कि ये जो हैवी फीडर क्रॉप होती है शुगर केन। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारी जो सब्जियां होती हैं उसमें दलहनी सब्जियों को छोड़कर जो हमारी दलहनी फसलें होती हैं उनको अगर हम छोड़ दें, जैसे हमारा फूल गोभी है, पात गोभी है, इसके अलावा गांठ गोभी है, या गाजर है, मूली है, शलजम है, इस तरीके की जो हमारी सब्जियां होती हैं ये भी काफी ज्यादा हैवी फीडर क्रॉप होती हैं जिनको ढेर सारे न्यूट्रिएंट की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा हम बात करें तो इसको एक इंटरमीडिएट डे लेंथ वाली क्रॉप बोलते हैं। इंटरमीडिएट डे लेंथ का सीधा मतलब ये होता है कि इसको ना तो बहुत ज्यादा लाइट चाहिए और ना बहुत कम लाइट चाहिए। सनलाइट डायरेक्ट इसको ना तो बहुत ज्यादा चाहिए और ना ही बहुत कम चाहिए। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट चीज होती है, ये होती है एक तरीके की पेरेनियल क्रॉप, लेकिन इसको ग्रो किया जाता है एक एनुअल क्रॉप के तरीके से। अब सोचोगे कैसे? तो समझना, जब किसी भी प्लांट की हम लाइफ साइकिल को देखते हैं उसको हम बताते हैं कि एनुअल, बाइनियल और पेरेनियल है। तो उसके लिए हम सीड टू सीड देखते हैं। क्या देखते हैं? सीड टू सीड, यानी कि सीड हमने लगाया और उस सीड से अगला सीड कितने दिन में ग्रो हो गया। इस सीड को हमने सोइंग करी और इससे पौधा तैयार हुआ, और अगला सीड वो जो पौधा तैयार हुआ उसने कब दे दिया। इसके बीच की जो टाइम ड्यूरेशन होती है उसी को हम लाइफ साइकिल बोलते हैं। समझ गए? तो इसी आधार पे हम एनुअल, बाइनियल और पेरेनियल बनाते हैं। तो जो गन्ना होता है इसको हम 10-12 महीने, 18 महीने में ग्रो कर लेते हैं, इसका जो ये एनुअल पार्ट होता है। लेकिन
जब इसमें सीड निकलता है, यानी कि पहले इसमें एरोइंग होती है और इसके बाद इसमें फ्लावरिंग होती है, फिर बाद में इसमें सीड निकलते हैं। तो इस सीड को निकलने में 1 साल से ज़्यादा का टाइम लग जाता है, तो 1 साल से ज़्यादा का टाइम बायनियल और उससे ज़्यादा हो गया तो फिर पेरेनियल हो जाता है। तो इसी वजह से इसको पेरेनियल कहा जाता है। इसके अलावा जब हम गन्ने की बुआई करते हैं, तो गन्ने की बुआई में हम सिट का उपयोग करते हैं, मतलब गन्ने के स्टेम का ही उपयोग करते हैं। अगर हम सीड का उपयोग करें, तो गन्ने की सीड से हम अगर प्रोड्यूस करेंगे, तो वो 2 साल से ज़्यादा का टाइम लगता है, इसी वजह से इसे पेरेनियल प्लांट कहा जाता है। 2 चीज़ समझ में आई? एक तो ये इंटरमीडिएट डे लेंथ का होता है, ना तो इसको ज़्यादा सनलाइट चाहिए और ना ही इसे कम सनलाइट चाहिए। पेरेनियल प्लांट होता है क्योंकि 2 साल से ज़्यादा टाइम लग जाता है इसको सीड से सीड प्रोड्यूस करने में। इसके अलावा ये हेवी फीडर क्रॉप होती है और मोस्ट इम्पोर्टेंट कैश क्रॉप होती है। भारत में ज़्यादातर लोग जो गन्ने की खेती करते हैं, उसको वो केवल और केवल कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए करते हैं और बेचने के लिए करते हैं। ठीक, ऐसा कोई नहीं होगा जो बोल रहा होगा कि गन्ना तो भैया केवल मैंने अपने उपयोग के लिए रखा है, ऐसा नहीं है। वो गन्ने को क्या करेंगे, या तो वो गन्ने से गुड़ बनाएँगे, या तो गन्ने से चीनी बनाएँगे, लेकिन वो खुद नहीं बनाएँगे, वो कोई उद्योग होगा, उसी उद्योग में रॉ मटेरियल के रूप में ये जाता है। तो इसीलिए इसको एक कैश क्रॉप भी कहा जाता है। इसके अलावा जब हम बात करते हैं जितनी भी हमारी एग्रीकल्चर वाली क्रॉप्स होती हैं, उसमें एक तो गन्ना और इस गन्ने के अलावा राइस, ये जो 2 हमारी फसलें होती हैं, ये 2 की 2 फसलें ऐसी होती हैं जिनकी वाटर रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है। अगर हम कंपेयर करें शुगर केन और राइस को, तो शुगर केन जो होता है, इसकी वाटर की डिमांड ज़्यादा होती है। आप लोगों को महसूस हो रहा होगा कि डिमांड तो राइस की होनी चाहिए क्योंकि राइस बरसात में उगता है और बरसात में राइस के खेत में मैंने बहुत ढेर सारा पानी देखा है और 5 सेंटीमीटर इसमें पानी भरा रहने की बात होती है, जब राइस की खेती हो रही होती है। तो राइस की खेती 5 सेंटीमीटर पानी भरा रहता है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये 120 से 125 दिन की ही तो फसल होती है केवल। तो इतने दिन में अगर बहुत पानी पी लेगी तो तब भी कम पिएगी, और जबकि ये 10 महीने से लेके 18 महीने तक की फसल होती है। ये 10 महीने से 18 महीने तक की फसल होती है। तो आप समझ रहे हो, इससे तो डेढ़ गुना, इससे तो 2 गुना का होता है मामला, सीधे-सीधे समझो। तो इसी वजह से जो होता है शुगर केन, ये ओवरऑल इसकी जो वाटर रिक्वायरमेंट होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। भारत में जो नॉर्थ इंडिया है, नॉर्थ इंडिया में इसकी जो खेती करते हैं, वो मार्च के महीने में, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये 3 महीने तक इसकी बुआई करते रहते हैं और इसकी जो हार्वेस्टिंग होती है वो नवंबर और दिसंबर, जनवरी में होती है। तो आप सोचो कि इतना लगभग 8-10 महीने खेत में खड़ा है, तो 8-10 महीने खड़ा रहेगा और पानी ज़्यादा चाहिए तो पानी तो लेगा ही लेगा। यहाँ तक बात समझ में आई? आगे देखेंगे इसके बॉटेनिकल नेम। तो जब भी हम कभी गन्ने की बात करते हैं, तो भारत में ज़्यादातर जो गन्ना ग्रो किया जाता है उसको हम ट्रॉपिकल केन बोलते हैं। यहाँ पर आपको इंडियन केन दिख रहा होगा, लेकिन इस इंडियन केन की हम ज़्यादा खेती नहीं करते। हम जो खेती करते हैं वो ज़्यादातर इसी ट्रॉपिकल केन की करते हैं। तो जब हम ट्रॉपिकल केन की बात करेंगे तो इसका जो बॉटेनिकल नेम होता है वो सेकेरम ऑफिसिनेरम होता है। क्या होता है? सेकेरम ऑफिसिनेरम होता है। वहीं जो इंडियन केन होता है, इसका होता है सेकेरम बारबेरी और सेकेरम साइनेंसिस भी इसको कहते हैं। मतलब 2 तरीके का होता है, 2 अलग-अलग होते हैं। एक सेकेरम बारबेरी होता है और एक सेकेरम साइनेंसिस होता है। इसके अलावा कुछ जंगली गन्ने भी आते हैं, जैसे सेकेरम स्पॉन्टेनियम होता है। इसके अलावा सेकेरम रोबस्टम होता है। तो ये दोनों की खेती नहीं करी जाती। इन दोनों की थोड़ी बहुत भारत में खेती होती है, लेकिन ज़्यादातर इसको ब्रीडिंग पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। बाकी ये सेकेरम ऑफिसिनेरम है, इसी को नोबेल केन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? इसी को नोबेल केन भी कहते हैं क्योंकि इसी की खेती भारत में ज़्यादा करी जाती है। बात करेंगे इसकी फैमिली की, तो ये पोएसी फैमिली से बिलॉन्ग करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेमिनी ग्रेमिनी फैमिली। ठीक, तो ये चाहे पोएसी बोल लो, चाहे ग्रेमिनी बोल लो, और इसी को घास कुल भी कहा जाता है। समझ गए? अपना धान, गेहूँ, गन्ना, ज्वार, बाजरा, मक्का, ये सब फसलें हमारी ग्रेमिनी में आती हैं। इसी के अलावा कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे बड़ा ग्रेमिनी कुल का पौधा कौन सा है, तो वो बांस है। जो बम्बू होता है, बम्बू का ट्री जो है, ये घास कुल में आता है। जो दूब घास होती है जो छोटी सी,
वो दूब घास भी इसी कुल के अंदर आती है। तो ये पोएसी फैमिली या ग्रेमिनी जो फैमिली है काफी बड़ा है। गन्ने का जैसे उत्पादन भारत में काफी ज्यादा होता है, उसी हिसाब से इसका ओरिजिन प्लेस भी इंडो बर्मा रीजन है, यानी कि भारत और म्यांमार वाला जो रीजन है, इसी रीजन में इस गन्ने का उत्पत्ति स्थान माना जाता है। इंडिया की पोजीशन की बात करें पूरी दुनिया में इसका प्रोडक्शन कैसा है, तो पूरी दुनिया में इसका जो प्रोडक्शन है वो दूसरे नंबर पर आता है। तो आप सोचोगे कि पहले नंबर पर कौन आता है, तो पहले नंबर पर अपना आता है ब्राजील। समझ गए? ब्राजील ही एक वैसी कंट्री थी, ब्राजील ऐसी कंट्री थी जिसने सबसे पहले बार एथनॉल ब्लेंडिंग करना स्टार्ट किया था। इस समय भारत में देखते होंगे आप E20 पेट्रोल मिलता है, तो E20 E फॉर इथेनॉल और 20 फॉर 20%। तो इसमें पेट्रोल के अंदर 20% इथेनॉल मिलाया जाता है भारत में। तो यहाँ पर मक्के से, चावल से, गन्ने से, तमाम बाई प्रोडक्ट जो एग्रीकल्चर के होते हैं उनसे बनाया जाता है। लेकिन ब्राजील में ज्यादातर जो इनका गन्ने का प्रोडक्शन होता है, उसमें से ज्यादातर पार्ट ये एथेनॉल बनाने के लिए इस्तेमाल किए करते हैं। और ब्राजील में जो चलने वाली गाड़ियां होती हैं, वहां पर चलने वाली गाड़ियों में ज्यादातर जो भाग होता है वो सभी इथेनॉल ब्लेंडेड होता है। 100% वहाँ इथेनॉल ब्लेंडिंग होती है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जैसे अगर इथेनॉल 10% है तो उसको E10 बोलते हैं, कई बार E15 आता है। तो इस तरीके से सबसे ज्यादा परसेंटेज में इथेनॉल ब्लेंडिंग करके कौन से देश में गाड़ियां चलती हैं, तो सबसे ज्यादा इथेनॉल ब्लेंडेड जो पेट्रोलियम है वो आपको ब्राजील में देखने को मिलता है। दूसरे नंबर पर उत्पादन में हमारा भारत आता है, तीसरे नंबर पे क्यूबा आता है और चौथे नंबर फिर चाइना आता है। अब इसमें आप बात सोच रहे होंगे, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा कि शुगर केन बाउल ऑफ द वर्ल्ड, मतलब शुगर केन गन्ने का कटोरा किसे कहा जाता है, तो गन्ने का कटोरा ब्राजील को नहीं कहते हैं। इस चीज को ध्यान रखना, ब्राजील भले सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है लेकिन इसको नहीं बोलते हैं। हम बोलेंगे कि इसको क्यूबा को बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बाउल ऑफ शुगर केन इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया का शुगर केन का कटोरा किसे कहते हैं? क्यूबा को कहा जाता है। लीडिंग स्टेट भारत में कौन कौन से हैं, तो भारत में जो लीडिंग स्टेट है उसमें जो सबसे नंबर 1 पर हमारा आता है वो क्या आता है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का एरिया भी बहुत ज्यादा है और उत्तर प्रदेश में प्रोडक्शन भी बहुत ज्यादा होता है। हालांकि अगर हम बात करें चीनी मिल की, तो चीनी मिल का सबसे ज्यादा संख्या महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में ज्यादा चीनी मिल है, लेकिन भारत में उत्पादन ज्यादा होता है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो उत्तर प्रदेश में एरिया भी ज्यादा है, प्रोडक्शन भी ज्यादा है। गन्ने के प्रोडक्शन की बात कर रहा हूँ। इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पर आता है तमिलनाडु। तो ये 3 स्टेट हो गए भारत में। दुनिया में सबसे 1 पे क्या था? एक नंबर पे ब्राजील था, दूसरे नंबर पर इंडिया था, तीसरे नंबर पर क्यूबा था और चौथे नंबर पर चाइना था। भारत में पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पर तमिलनाडु। यूपी की कंट्रीब्यूशन की बात करें तो लगभग 45% ये प्रोडक्शन देता है और 58% एरिया में ग्रो करता है। जितना भी खेती होती है उसका 58% एरिया गन्ने का केवल और केवल उत्तर प्रदेश में होता है और इस 58% एरिया से वो 45% तक का प्रोडक्शन देता है। भारत में कुछ इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट हैं जहां पर गन्ने से संबंधित रिसर्च करे जाते हैं। उसमें से एक तो हमारा तमिलनाडु वाला है, वो है CSBI ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट है, जिसको क्या कहते हैं? शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट। यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, यहाँ पर आप लिख लेना S फॉर शुगर केन, शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट, जिसको SBI कहा जाता है। ये कहाँ पर है? कोयम्बटूर तमिलनाडु में है। एक और इम्पोर्टेंट है वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च, जिसका पूरा नाम यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा है। ये क्या है? ये है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ, ये इंडियन करके है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च, IISR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च। ये कहाँ पर है? तमिलनाडु उत्तर प्रदेश में है। इसके अलावा एक हमारा है इंडियन शुगर इंस्टीट्यूट, जो कि कहाँ पर है? कानपुर में। तो 2 इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट तो हमारे उत्तर प्रदेश के अंतर्गत ही आते हैं और एक हमारा जो SBI है ये हमारे तमिलनाडु में आता है। यहाँ तक बात आपको समझ में आई होगी। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे क्या है ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट। जैसे मैंने बताया था कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो क्रॉप्स होती हैं उनको अच्छे तरीके से ग्रो करने के लिए, उन पर रिसर्च करने के लिए भारत सरकार समय समय पर ऐसे कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट लॉन्च करवाती है ICAR के द्वारा। और फिर सभी लोग मिलकर, जितने भी रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं जो कि एक पर्टिकुलर क्रॉप पे रिसर्च कर रहे होते हैं,
सब लोग आपस में इनपुट लगा के एक अच्छा आउटकम लाने का प्रयास करते हैं। उसी के अंतर्गत ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटर रिसर्च प्रोजेक्ट जो था, ये शुगर केन पे स्टार्ट हुआ था 1970 और 71 में। ये चीज आप ध्यान से याद कर लेना। क्लाइमेट की बात करते हैं तो हमारा जो शुगर केन होता है, ये कैसा होता है, ये होता है ट्रॉपिकल क्रॉप होती है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, ये ट्रॉपिकल क्रॉप होती है। हालांकि उत्तर प्रदेश में इसको ग्रो किया जाता है और उत्तर प्रदेश का ज्यादातर भाग सब ट्रॉपिकल में आता है, लेकिन फिर भी ये हमारी जो गन्ने की क्रॉप होती है, ये ट्रॉपिकल क्रॉप होती है और इसको ग्रो करने के लिए वार्म और ह्यूमिड क्लाइमेट की जरूरत होती है। ये वार्म और ह्यूमिड सेम राइस का होता है, जैसे राइस की जो होती है, राइस को भी वार्म और ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए होता है और गन्ने को भी वार्म और ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए होता है। एनुअल रेनफॉल की बात करें तो ऐसा एरिया जहां पर 75 सेंटीमीटर से लेके 120 सेंटीमीटर के आसपास रेनफॉल हो रही है, वहां पर हम इसकी खेती कर सकते हैं। सीधा कहने का इसका ये मतलब है कि हम कभी भी, ध्यान से समझना, हम कभी भी इसकी खेती ड्राई लैंड एरिया में नहीं कर सकते या ड्राई फार्मिंग में नहीं कर सकते। रेनफेड कल्टीवेशन इसकी नहीं हो सकती। जहां पर सिंचाई के साधन हैं, हम केवल वहीं पर खेती कर सकते हैं। टेम्परेचर की बात करें तो इसको ग्रो करने के लिए 21 डिग्री सेंटीग्रेड से 45 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास का टेम्परेचर, ठंडियों में 21 डिग्री के आसपास रहे और गर्मियों में 45 के आसपास रहे, तो आराम से इसको ग्रो कर लिया जाता है। सबसे अच्छा इसके टेम्परेचर अगर इसके ग्रोथ के लिए देखा जाए तो 28 से लेके 32 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर होता है, इस टेम्परेचर पे गन्ने की फसल बहुत अच्छी तरीके से ग्रो होती है। सॉइल के पीएच की बात करें तो इसको थोड़ा सा उदासीन जो मिट्टी होती है, वो न्यूट्रल सॉइल जिसको कहते हैं, बिल्कुल न्यूट्रल सॉइल इसके लिए बड़ी अच्छी होती है, क्योंकि सैलाइन सॉइल जो होती है ये इसके लिए अनफिट हो जाती है। अगर हमारी मिट्टी में लवण की मात्रा ज्यादा है, बोले तो सोडियम की मात्रा अगर ज्यादा हो जाएगी, तो इसकी खेती करना थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। तो न्यूट्रल सॉइल होनी चाहिए। जो हमारी एलुवियल लेटराइट जो एलुवियल जो सॉइल होती है, उस एलुवियल सॉइल में जिसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा हो, वहां पर इसकी खेती आराम से कर सकते हैं। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म इसके लिए यूज किया जाता है गन्ने की खेती में, वो यूज किया जाता है जीरो टूलेज। गन्ने में एक शब्द और होता है रटून क्रॉपिंग, आगे मैं पढ़ाऊंगा। एक होता है रटून क्रॉपिंग। ये रटून क्रॉपिंग जो होता है, जस्ट ए सेकेंड, क्या कहते हैं इसको, रटून क्रॉपिंग कहते हैं। तो रटून क्रॉपिंग में क्या होता है कि एक बार हमने गन्ना ग्रो किया, तो गन्ने को यहाँ से हमने काट लिया, बाद में यहीं से फिर से स्प्राउट निकलेंगे और फिर ये दोबारा गन्ना बन जाएंगे। तो एक साल तो मैंने इस गन्ने को काटा था, दूसरी साल हम इस गन्ने को काट लेंगे। तो एक ही बार बुआई करते हैं और काटते इसको दो बार हैं, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, रटून क्रॉपिंग बोलते हैं। तो रटून क्रॉपिंग अपनी गन्ने में बहुत फेमस है। जब हम रटून क्रॉपिंग कर रहे होते हैं तो उसमें हमें टिलेज करने की जरूरत नहीं होती है। जैसे एक बार तो हमने प्रॉपर तरीके से टिलेज किया, बिल्कुल क्लीन कल्टीवेशन इसकी करनी पड़ती है। उसके बाद हमने इसकी बुआई कर दी, इसके जो सेट्स होते हैं, सेट की बुआई कर दी और ये ग्रो हो गए। हमने गन्ने को हार्वेस्ट कर लिया और मार्केट में सेल कर दिया। अब क्या होगा कि एक साल तो हमने इस गन्ने को उत्पादन कर लिया, अगले साल क्या होगा, अगले साल ये जो रटून वाली क्रॉप ग्रो हो रही है, उसमें हमें कभी टिलेज की जरूरत नहीं पड़ती है। समझ पा रहे हो? ये जो एक फसल हमने लिया और दूसरी फसल जब लेते हैं, तो दूसरी फसल में हमको जुताई नहीं करनी पड़ती। क्यों नहीं करनी पड़ती? क्योंकि स्प्राउट पहले से ही निकले रहते हैं। तो हमको इंटर कल्चरल ऑपरेशन करना पड़ता है, होइंग करनी पड़ती है, मतलब निकाई गुड़ाई करनी पड़ती है खरपतवार को मैनेज करने के लिए। इसमें टिलेज की जरूरत नहीं पड़ती है दूसरे वाले में। नहीं तो आप सोच रहे हो कि सब्जी पहले वाले में तो बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, तो पहले वाले में तो जरूरत पड़ेगी ही, वो तो पड़ेगी। यहाँ पर जो जीरो टिलेज लिखा जा रहा है, ये लिखा जा रहा है दूसरे वाले की, यानी कि जब हम रटून क्रॉपिंग ले रहे होते हैं। तो जीरो टिलेज वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये हमारे शुगर केन के कल्टीवेशन में यूज किया जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि अगर हमने गन्ने की एक बार बुआई करी है तो हम गन्ना कितनी बार काट सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा 3 बार, 2 से 3 बार हम इसकी कटाई करते हैं। मतलब एक बार तो हम कटाई करेंगे सोइंग वाला, दूसरी बार रटून क्रॉपिंग वाला और तीसरी बार भी रटून वाला। इसके बाद नहीं, मतलब एक बार बुआई से 3 बार हम ज्यादा से ज्यादा इसकी कटाई कर सकते हैं, इसके बाद नहीं, ज्यादा से ज्यादा 3 बार। वैसे मैक्सिमम जो किया जाता है 1-2 बार किया जाता है, एक बार बुआई, एक बार फिर उसके बाद रटून क्रॉप, जिसको हमारे यहाँ नॉर्थ इंडिया में क्या कहते हैं, एक बार कहते हैं बोआरी और दूसरी बार क्या कहते हैं, पेड़ी।
जो ये रटून क्रॉप होती है, इसी को भारत में नॉर्थ इंडिया में पेड़ी कहा जाता है। पेड़ी गन्ना है, यानी कि ये कैसा है, ये दूसरी साल वाला गन्ना ग्रो किया जा रहा है। यहाँ तक आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो। आगे हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स की। भारत में दो जो गन्ने ग्रो करे जाते हैं, एक तो हमारा सकरम ऑफिसिनेरम है और दूसरा है सकरम बारबेरी और सकरम साइनेंसिस। इसके अलावा जो वाइल्ड वाले हैं उनकी तो खेती वेती होती नहीं है, वो तो जंगली है। तो इसमें जो सकरम ऑफिसिनेरम होता है, ये थोड़ा सा मोटा गन्ना होता है। इसके अंदर जूस काफी ज्यादा होता है और चीविंग के लिए काफी आसान होता है। कहने का मतलब चीविंग करने के लिए आसान है, यानी कि थोड़ा सा मुलायम होगा। मुलायम होगा तो क्या मतलब है कि इसके अंदर फाइबर फाइबर कम होंगे। ये ज्यादा रसीला होता है, ज्यादा मुलायम गन्ना होता है, मोटा होता है और इट इज इंडिजीनियस टू न्यू गुनिया। इसका जो ओरिजिन प्लेस माना जाता है वो न्यू गुनिया माना जाता है। ध्यान से समझना, मैंने इंडो बर्मा बोला था, ये इंडो बर्मा गन्ने का होता है। बाकी अगर कभी स्पेसिफिकली पूछ लिया जाए तो कई बार ये न्यू गुनिया भी लिख के आता है। तो चाहे इंडो बर्मा आए चाहे न्यू गुनिया आए, अगर दोनों ऑप्शन आपको तो एक साथ मिलेगा नहीं। अगर दोनों में से कोई एक मिल जाएगा तो आपको उस तरीके से टिक लगा देना। इसके अंदर जो शुगर होता है सुक्रोज के फॉर्म में, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, काफी ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। फाइबर इसके अंदर कम होता है। फाइबर कम होगा तभी तो आप इसको कायदे से चबा पाओगे, नहीं तो दांत से चूसते चूसते गन्ना निकालते निकालते आपके जबड़े दर्द करने लगेंगे। इसके अलावा ये लॉन्ग ड्यूरेशन की क्रॉप होती है। यहां तक समझ गए। सेकेरम बारबेरी और सेकेरम साइनेंसिस जो होता है, दीज आर नेटिव टू द नॉर्थ रीजन ऑफ इंडिया। ये नॉर्थ इंडिया का नेटिव माना जाता है, लेकिन इसकी खेती ज्यादा करते नहीं है। क्यों नहीं करते हैं? ये लॉन्ग होता है। पहली बात तो ये बहुत ज्यादा लंबा होगा, और बहुत ज्यादा लंबा होगा तो क्रॉप जो लॉगिंग वाली समस्या होती है, या क्रॉप जो लॉजिंग वाली समस्या होती है, ये काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होती है। जब बहुत तेजी से हवा चलेगी बरसात के टाइम पर तो ये गन्ना गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि काफी ज्यादा लंबा है। और इसके अलावा ये थिन है, पतला है। एक तो लंबा भी है, ऊपर से पतला भी है, मजबूत नहीं है, तो दिक्कत होती है। और इसको जंगली जानवर नुकसान भी ज्यादा करते हैं। इसके अलावा इसके अंदर शुगर केन का जो कंटेंट है वो भी कम होता है, जल्दी मैच्योर होता है, इसी वजह से इसकी ओवरऑल जो प्रोडक्टिविटी है वो कम होती है। और प्राइमरली इसको यूज किया जाता है ब्रीडिंग पर्पज के लिए। अब सोचोगे सर जी ब्रीडिंग पर्पज के लिए क्यों? इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे ये लंबा होता है और ये थिन होता है। तो अगर मान लेते हैं कि कोई हम एक ऐसा गन्ना बनाए जो मोटा भी हो और लंबा भी हो, तो हमारा प्रोडक्शन बढ़ जाएगा ना। तो इन दोनों को मिला के क्रॉस कराते हैं कि जैसे एक ऐसा गन्ना बन जाए जिसकी लंबाई तो ज्यादा हो लेकिन मोटाई भी ज्यादा हो, फाइबर उसके अंदर कम हो, जूस ज्यादा हो। समझ पा रहे हो? मैच्योर जल्दी हो जाए। इस तरीके से तो दोनों की कैरेक्टर को आपस में जो दोनों की खासियत होती है, उन दोनों की खासियत को एक साथ मिला के एक अच्छा चीज बनाया जाए। इसी वजह से ज्यादातर इसको ब्रीडिंग पर्पज के लिए यूज किया जाता है एज ए मेल प्लांट। समझ पा रहे हो? इसको मेल प्लांट के तरीके से ज्यादातर यूज किया जाता है। बाकी फीमेल के तरीके से भी यूज करते हैं, कोई उसमें रिजिड कंडीशन नहीं बता रहा हूँ मैं। आगे हम बात करेंगे इसकी मॉर्फोलॉजी की। तो जो शुगर केन होता है, शुगर केन की मॉर्फोलॉजी यानी कि शुगर केन कैसे कैसे होता है। जब हम मॉर्फोलॉजी की बात करेंगे तो सबसे पहले तो हम बात कर लेंगे इसमें इन्फ्लोरोसेंस के बारे में। शुगर केन का इन्फ्लोरोसेंस, जिसको हम पुष्पक्रम कहते हैं, वो कैसा होता है? एरो होता है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि एरो शुगर केन का जो इन्फ्लोरोसेंस होता है उसको क्या कहते हैं? उसको हम बोलते हैं एरो। और इसी एरे एरो को निकलने की प्रोसेस को बोलते हैं एरोइंग। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि एरोइंग जो शब्द है ये कौन सी फसल से संबंधित है? तो एरोइंग जो शब्द है ये गन्ने से संबंधित है। जब हम गन्ने का उत्पादन कर रहे होते हैं तो उसमें इस तरीके की जो एरो है ये निकलना अच्छा नहीं माना जाता है। एरोइंग एक तरीके का फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है। जब ये एरोइंग होने लगती है तो इससे गन्ने की क्वालिटी खराब हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर फाइबर ज्यादा बढ़ जाता है और सुक्रोज की मात्रा घटने लगती है। तो इसी वजह से हमको जब गन्ने की हार्वेस्टिंग करनी होती है उस समय पर गन्ने में कभी भी एरोइंग नहीं होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे इसमें इसका इन्फ्लोरेसेंस को एरो क्यों बोलते हैं। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा कि ये देखो गन्ना है। अब गन्ने में केवल एक को देखो आप, इस तरीके से ऐसे बना हुआ है ना, ऐसे ही है। कोई भी अगर आप देखोगे, कोई भी आप देख लो तो इसी तरीके से आपको ये दिख रहा है। नीचे गन्ना है। ठीक। अब आप ध्यान से बताओ ये तीर जैसा बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बिल्कुल ये तीर जैसा बन रहा है, इसी वजह से इसको एरो बोला जाता है। समझ गए यहाँ तक बात?
और ये क्या होता है, ओपन पेनिकल होता है, ये बिल्कुल कवर नहीं होता, इसके ऊपर कोई कवरिंग नहीं होती, ये बिल्कुल खुला हुआ सा रहता है, समझ गए। इसके अलावा एक होता है मूंज, क्या होता है, मूंज, कास, लेमन ग्रास, लेमन लेमन ग्रास, इस तरीके के जो पौधे होते हैं, इन सब के अंदर भी इसी तरीके का एरो निकलता है। आप लोगों ने देखा होगा ना, सड़क के किनारे जब जाते हो तो मूंज बहुत ढेर सारा होता है, जिसको मूजा कहते हैं, कई जगह पर कास भी होता है। तो तमाम बड़े बड़े होते हैं ये, इसके अंदर भी बिल्कुल सेम होता है। हम लोग जब बचपन में, मैं छोटा था, तो इसका जो ये एरो निकलता है, तो ये गन्ने का तो नहीं, लेकिन ये मूज का और जो कास का जो एरो निकलता है, इसी कास का एरो जो निकलता है, ये वाला इन्फ्लोरेसेंस, तो इसके ऊपर वाला ये चीज जो पार्ट होता था, उसको मैं यूज करता था तीर के लिए। धनुष बाण जब होता ना, तो उसमें तीर के लिए इस्तेमाल हम लोग करते थे। इसके अलावा एक एक गांव में आपको देखने को मिलता होगा सूप। सूप जानते होंगे ना, सूप कहीं कहते हैं, कहीं कहीं पर सूपा कहा जाता है। ये चावल वावल साफ करने के लिए, जो अनाज होते हैं हमारे, साफ करने के लिए उपयोग किया जाता है। ये भी जो बना होता है, इसी तरीके के एक इन्फ्लोरेसेंस के नीचे वाला जो डंडा होता है, उसी से बना होता है। यहाँ तक आपको बात समझ में आई। गन्ने का नहीं बनता है ये जितनी चीज मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं केवल इन्फ्लोरेसेंस की बात कर रहा हूँ कि इन्फ्लोरेसेंस ऐसा सूप में, मूज में, कास में, इन सब में पाया जाता है। कहीं कहीं पर इसका झाड़ू भी बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये एरो टाइप का जो इन्फ्लोरेसेंस होता है, उसकी झाड़ू भी बन के आती है। तो आई होप आपको यहाँ तक बात अच्छे से समझ में आई होगी। रूट की बात करते हैं, तो इसके पास रूट जो होते हैं, वो प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट तो होते ही हैं, वो तो इसमें भी पाए जाते हैं। इसमें एक होता है सेट रूट और दूसरा होता है शूट रूट। तो जो सेट रूट होता है, उसको सबसे पहले बार समझते हैं। ये एक तरीके का टेम्परेरी रूट होता है, जो कि इनिशियल मॉइस्चर प्रोवाइड करने का काम करता है और न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने का काम करता है, जब तक पौधे अपनी प्राइमरी रूट नहीं ग्रो कर पाते। ध्यान से समझना। मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, ये हमारा गन्ने का गुल्ला है। समझ पा रहे हो ये क्या है, ये क्या है, गन्ने का गुल्ला। गन्ने का गुल्ला बोले तो यही गन्ना है, गन्ने का सीड, जिसको हमने सोइंग के लिए इस्तेमाल किया है। तो ये हमने गन्ने को काट लिया, इसमें दो आंख है। जब ये ग्रो होता है, तो यहाँ से स्टार्टिंग में जड़ निकलती है। तो ये स्टार्टिंग में जो सबसे पहली जड़ निकलती है, उसी को सेट रूट बोलते हैं। समझ गए। इसको हिंदी में क्या कहा जाता है, इसको पूरे, इस पूरे पार्ट को क्या कहते हैं, इसी पूरे पार्ट को सेट कहते हैं। और इसी सेट से जो रूट निकलती है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम सेट रूट कहते हैं। जब हम गन्ने की बुआई करते हैं, तो सबसे पहले इसी गन्ने के पार्ट को बुआई करते हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि तुरंत उसमें, जैसे सीड की बुआई करते समय जैसे जड़ निकलती है, वैसे तो इसमें जड़ निकलने से रही, क्योंकि हमने तो सेट की बुआई करी। तो पहले सेट में यहाँ से और यहाँ से ऐसे जड़ निकलेगा, तो उस जड़ को हम क्या बोलते हैं, सेट रूट बोलते हैं। इसके बाद फिर इसके अंदर प्राइमरी रूट निकलती है। फिर प्राइमरी रूट निकल जाने के बाद फिर इसमें सेकेंडरी रूट या फिर इसके अंदर मेन रूट निकलती है। समझ गए। वैसे मेन रूट टाइप के इसमें कोई चीज तो पाया नहीं जाता। क्यों नहीं पाया जाता, क्योंकि इसके अंदर एडवांटिटियस रूट्स पाई जाती हैं, अपस्थानिक जड़ें पाई जाती हैं। जितने भी हमारी अनाज वाली फसलें हैं, सब में अपस्थानिक जड़ें पाई जाती हैं। अपस्थानिक जड़ क्या होती है, मूसला जड़ क्या होती है, मैंने आप लोगों को बता रखा है। तो सबसे पहले तो सेट रूट निकलता है, उसके बाद प्राइमरी रूट निकलता है, और जब प्राइमरी रूट कायदे से निकल जाता है तब उसके बाद हमारा सेकेंडरी रूट निकलता है। इसके बाद लास्ट में एक निकलता है सूट रूट कहते हैं। सूट क्या होता है, सूट ये जो गन्ने का तना होता है, इसी को सूट बोलते हैं। तो कई बार आप लोगों ने देखा होगा, जब हम गन्ने को ग्रो कर रहे होते हैं, तो गन्ने में जैसे मक्के में होता है ना, कि नीचे के ये दोनों दो चार जो गुल्ले होते हैं, यहाँ पर ऐसे जड़ पाई जाती है। इसी तरीके से गन्ने की गांठ जो होती है, उन गांठों पर जड़ पाई जाती है। तो वो जो गांठ वाली जो जड़ होती है, उसी को सूट रूट बोलते हैं। दीज आर परमानेंट रूट दैट इमर्ज फ्रॉम द लोअर रिंग ऑफ द रूट ऑन द सूट। सूट के जो नोट्स होते हैं, जो सूट के नोट्स होते हैं, उनके लोअर रिंग पे, यानी कि नीचे नीचे जो होते हैं, नीचे के कुछ दो चार सूट जो होते हैं, दो चार इसके जो नोट्स होते हैं, वहां पर देखने को मिलते हैं। तने के जो नीचे वाली जो गांठें होती हैं, उसमें ढेर सारी ऐसे जड़ें निकलती रहती हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा ना, ज्वार में होता है, इसी तरीके से मक्के में होता है, वैसी जड़ें यहाँ निकलती है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर हम उसको बोलते हैं सूट रूट्स। अगला है प्लांटिंग सीजन इन इंडिया। भारत में इसकी खेती कब कब करते हैं।
तो जब स्प्रिंग हम प्लांटिंग करते हैं तो स्प्रिंग प्लांटिंग फरवरी और मार्च में करते हैं। ये कहाँ पर होता है? नॉर्थ इंडिया में होता है और इसका जो क्रॉप का ड्यूरेशन होता है 12 महीने के आसपास का होता है। जो ऑटमन प्लांटिंग होती है यानी कि सितंबर अक्टूबर के महीने में, ये भी नॉर्थ इंडिया में किया जाता है, ये भी 12 महीने का होता है। इसके अलावा एक अधसाली गन्ना होता है। अधसाली गन्ना कई बार पूछा जाता है कि ये अधसाली जो गन्ना होता है ये कितने दिन में तैयार होता है? तो अधसाली गन्ना 1.5 साल में तैयार होता है। अधसाली मतलब आधा साल, अधसाली मतलब आधा साल। तो कई लोग सोच लेते हैं कि ये तो 6 महीने होना चाहिए, नहीं बिल्कुल नहीं। 1 साल 6 महीने। कितना? 1 साल 6 महीने, तो उसको हम अधसाली बोलते हैं। इस चीज को आप अच्छे से समझ जाना। 1 साल 6 महीने बोले तो 18 महीने में यह फसल तैयार होती है। इसकी जो बुआई करते हैं वो जुलाई अगस्त के महीने में करते हैं और ये साउथ इंडिया में ग्रो करी जाती है। यानी कि भारत में जो गन्ने होते हैं वो 10-12 महीने के होते हैं और भारत में जो नॉर्थ इंडिया में जो गन्ने होते हैं ये 10-12 महीने के होते हैं और साउथ इंडिया में 18 महीने के आसपास तक के गन्ने होते हैं। यहाँ तक आपको यहाँ तक समझ गए। बात करेंगे इसके प्लांटिंग मटेरियल और स्पेसिंग की। जब हम गन्ने की प्लांटिंग करते हैं तो गन्ने की प्लांटिंग के लिए हम सेट का उपयोग करते हैं। यानी कि गन्ने को जो ये गन्ना होता है इसी को हम सेट बोलते हैं। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखो, यहाँ से तो शुरू हो रहा है, ऊपर तो इसके पत्तियां हैं, यहाँ से गन्ना शुरू हो रहा है और यहाँ तक हो रहा है। इसको हम 3 बराबर भागों में बांट देंगे। ठीक, ये पहला भाग हो गया, ये दूसरा भाग हो गया और ये तीसरा भाग हो गया। हम इस 3 भाग को बराबर बांटने के बाद ऊपर वाला ये जो भाग है केवल इस भाग की हम बुआई करते हैं। ठीक, इस भाग की बुआई करेंगे और या तो आप गन्ने को ऐसे है और इस गन्ने को 2 भाग में बांट, तो इस भाग, ठीक, यानी कि या तो इतना भाग गन्ने का ऊपर वाला या तो गन्ने के ऊपर से आधा भाग, इतना भाग, यही दोनों का हम इस्तेमाल करते हैं। अगर आपके पास सीड थोड़ा सा कम है, बोले तो ये सीड की संख्या कम है, तो आप थोड़ी सी इसकी लंबाई बढ़ा दोगे, आधे आधे कर दोगे, और नहीं तो आप इतने का ही इस्तेमाल करोगे। तो यही बोला जा रहा है द अपर 1/3 टू हाफ, यानी कि 1/3 से लेके आधे तक की लंबाई, यानी कि चाहे इतना बड़ा हो चाहे इतना बड़ा हो, यही वाला पार्ट गन्ने के ऊपर वाला यूज किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि इसके अंदर नाइट्रोजनस जो कंपाउंड होता है ग्लूकोज, ये काफी ज्यादा मात्रा में पाया जाता है और नाइट्रोजनस कंपाउंड भी इसके अंदर ज्यादा पाया जाता है। इसके अलावा इसके अंदर ग्लूकोज भी ज्यादा पाया जाता है। और आप लोगों को शायद नहीं पता हो, मैं एक बार बता दूं कि जब कोई भी चीज ग्रो होती है तो ग्रो होने के लिए उसको एनर्जी की जरूरत पड़ती है और किसी भी पौधे में जो एनर्जी बनती है वो ग्लूकोज के फॉर्म में ही बनती है। ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनेगा और एनर्जी निकलती है। तो अगर गन्ने के अंदर ऊपर यहाँ पर ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा होती है, ठीक, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा होती है और नीचे नीचे सुक्रोज की मात्रा ज्यादा होती है। ये सुक्रोज टूटेगा, ये सुक्रोज पहले टूटेगा, ग्लूकोज बनेगा, फिर ग्लूकोज पायरुविक एसिड बनेगा, फिर एनर्जी मिलेगी। तो आप बताओ, इसको टूटने में तो ज्यादा टाइम लगेगा ना, तो अगर इसको टूटने में ज्यादा टाइम लगेगा तो जर्मिनेशन अच्छे से नहीं हो पाएगा। तब तक इसमें ढेर सारे फंगस और बैक्टीरिया जो मिट्टी के अंदर होते हैं वो डैमेज करने लगते हैं। अब सवाल ये उठता है, तो इसको हम यूज करेंगे। इसको यूज करेंगे तो एक तो इसके अंदर नाइट्रोजनस कंपाउंड बढ़िया रहेंगे, तो अच्छे से ग्रोथ हो जाएगी। दूसरी बात, ग्लूकोज इसके अंदर ज्यादा होता है। ऊपर वाला गन्ना जब आप कभी चबाओ, तो ऊपर वाला गन्ना जब कभी चूसते हो तो उसमें आपको हल्का सा खट्टापन लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि वो ग्लूकोज की मात्रा वहां पर थोड़ी सी ज्यादा होती है। नीचे वाले गन्ने में मिठास ज्यादा होती है जबकि ऊपर वाले गन्ने में मिठास कम होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ वाले गन्ने के अंदर ग्लूकोज ज्यादा होता है और ये ग्लूकोज और नाइट्रोजनस जो कंपाउंड होते हैं ये जर्मिनेशन में मदद करते हैं। सीधा सीधा बोला जाए तो ऊपर वाले जो गन्ने हैं इसमें जर्मिनेशन ज्यादा होता है, इसीलिए इसको यूज किया जाता है। अब इसको समझो, हमने जो यहाँ पर इतना गन्ना या फिर आधा गन्ना जो इस्तेमाल किया, उस गन्ने में ऐसे ढेर सारे गुल्ले होंगे। ठीक, जब हम गन्ना लेंगे तो मान लेते हैं इतने ढेर सारे गुल्ले हैं, ये बीच में गांठ है। जब हम कभी यूज करते हैं तो उसमें 2 से 3 गांठ हम यूज करते हैं। ठीक, 2 से 3 गांठ, जैसे मान लेते हैं हमारा इतना बड़ा गन्ने का टुकड़ा हमने ले लिया, इसमें 2 गांठ हो गई या बहुत हो गई तो 3 गांठ। अब यहाँ पे एक तो यहाँ पर आंख निकली होती है, एक बड़े यहाँ होता है, एक बड़े यहाँ होता है। इस तरीके से यहाँ पर 3 जर्मिनेशन होता है, तो इसी का हम इस्तेमाल करते हैं। समझ में आया? तो चाहे 2 बड या फिर 3 बड, द प्लांटेड सेट शुड आइडली हैव 3 बड, 3 बड होने चाहिए। टू बी टेकन फ्रॉम 10 to 12 मंथ ओल्ड केन, 10 से 12 महीने का जो पुराना पौधा होता है
यानी कि ये जो गन्ना है ये 10-12 महीने पुराना हो, ऐसा नहीं बहुत नया-नया गन्ना होगा तो नहीं ग्रो होगा, क्योंकि तब उसमें जर्मिनेशन ही नहीं हो पाएगा। तो 10-12 महीने का जो गन्ना होता है उसको 3 बड़ के 3-3 बड़ के ऐसे गुल्ले बना लेते हैं और फिर उसी गुल्ले की प्लांटिंग करी जाती है। इसकी प्लांटिंग स्पेसिंग की बात करें तो नॉर्थ इंडिया में इसको 60 से 90 सेंटीमीटर की प्लांटिंग करते हैं, और साउथ इंडिया में क्योंकि अधिसाली गन्ने की बुआई होती है और यहाँ पर थोड़ा सा जो गन्ना होता है ज्यादा लंबा ज्यादा मोटा होता है, इसकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है, तो इस वजह से इसकी स्पेसिंग भी थोड़ी सी दूर रखनी पड़ती है। 90 से लेके 120 सेंटीमीटर के आसपास इसकी स्पेसिंग रखी जाती है। आगे हम बात करेंगे तो हमारा जो अगला पॉइंट है वो क्या है? अगला पॉइंट है सीड सेट। अगर 3 बड़ वाला सेट लेंगे, ऐसा सेट इस तरीके का अगर सेट होगा और उसमें 1 2 3 यहाँ पर ऐसे 1 2 और 3 यहाँ पर 1 2 3, अगर इस तरीके से इसमें 3 बड़ निकले होंगे 1 2 और 3, तो उसमें अगर हमको 1 हेक्टेयर प्लांटिंग करनी है तो इस तरीके के हमको 35 से लेके 40,000 सीड की जरूरत पड़ती है। अगर 2 बड वाला होगा तो 80,000, अगर 1 बड वाला होगा तो 1,20,000 सेट की जरूरत पड़ती है। इस तरीके से तो ज्यादातर 3 सेट वाला यूज किया जाता है, बाकी 2 सेट और 1 सेट के भी प्लांटिंग करी जाती है अलग अलग तरीके से। गन्ने की जो प्लांटिंग होती है वो बहुत अलग अलग तरीके से होती है, उसमें वेराइटी ऑफ प्लांटिंग मेथड यूज किए जाते हैं। कौन कौन से मेथड है, कैसे यूज किए जाते हैं, एक एक करके बताता हूँ। एक तो मेथड है फ्लैट बेड मेथड। फ्लैट बेड मेथड क्या होता है? इसमें गन्ने की बुआई गन्ने की बुआई एक रिजर आता है, रिज बनाने वाला, रिज मेकर जिसको कहते हैं। रिज मेकर, एक रिज मेकर मशीन आती है, ट्रैक्टर से चलती है। इससे हम क्या करते हैं, गन्ने में से नाली बना लेते हैं, फिर उस नाली में इस तरीके से हम सेट की बुआई कर देते हैं, और बुआई करने के बाद उसमें फर्टिलाइजर डाल के पाटा लगा देते हैं। तो ये जो बुआई हो गई तो इसको बोलते हैं फ्लैट बेड मेथड। ठीक, इसमें क्या करते हैं, इसमें एक सैलो फैरो बनाएंगे जो कि कितना होगा 75 टू 90 मीटर स्पेसिंग, यानी कि यहाँ से एक लाइन यहाँ, अगर एक लाइन यहाँ है तो इन दोनों के बीच में 75 से 90 सेंटीमीटर की स्पेसिंग रखेंगे, और इसकी गहराई 8 से 10 सेंटीमीटर, जो नाली बनाएंगे उस नाली की गहराई 8 से 10 सेंटीमीटर होगी। फिर इसमें गन्ने की बुआई कर देंगे, और गन्ने की बुआई करके पाटा लगा के खेत को समतल कर देते हैं। दूसरा मेथड होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, रिज एंड फैरो मेथड। ये साउथ इंडिया में ग्रो किया जाता है। इसमें एक डेड फैरो बनाया जाता है, इस तरीके से एक डेड फैरो होता है। A dead furrow is made a 10 to 15 सेंटीमीटर डिप, जिसमें 10-15 सेंटीमीटर की डेड फैरो बनाई जाती है, और ए रिज बनाया जाता है, उसमें से क्रिएट किया जाता है, और फिर इसी रिज पर यहाँ पर बुआई करी जाती है। तो इसमें क्या होता है, इसको हम बोलते हैं रिज और फैरो मेथड, यानी कि आलू की बुआई जैसे करते हैं इस तरीके से यहाँ पर बुआई करी जाती है। अगला है हमारा ट्रेंच मेथड। ये ट्रेंच जो मेथड होता है इसकी बुआई का मैं थोड़ा सा आपको बताऊं स्ट्रक्चर के होता कैसा है। अगर आप इसको देखोगे तो यहीं पर मैं आपको बना के दिखाता हूँ, यहीं पर आप देखोगे तो ज्यादा आसानी से समझ में आएगा। इस तरीके से यहाँ पर बनाया जाता है। इसमें क्या करते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक की ये जो दूरी है, इस दूरी को रखते हैं 75 से 90 सेंटीमीटर, और ये जो गहराई है, ये वाली गहराई ये कितनी रखते हैं, ये 20 से 25 सेंटीमीटर रखते हैं। अब इसको समझो, क्या करेंगे, इसको गहरा बना देंगे, जैसे यहाँ पर ये यू आकार का है, इसको गहरा बना देंगे जिससे पानी का आवागमन, सिंचाई के लिए अगर ज्यादा पानी हो रहा है तो ड्रेनेज की व्यवस्था सब हो जाएगी। तो इसको यू आकार का एक शेप देके ट्रेंच बना देते हैं, वहां पर एक गहरी सी ट्रेंच बना देते हैं। इसके अलावा जो ये ऊपर वाला पार्ट, इस पे हम गन्ने की बुआई करते हैं। एक लाइन गन्ने की बुआई यहाँ करेंगे, एक लाइन की गन्ने की बुआई यहाँ करते हैं। आप देख रहे होंगे एक गन्ने की बुआई एक लाइन यहाँ हुई है, एक लाइन यहाँ हुई है, इसके बाद फिर यहाँ पर एक यू यू टाइप का एक ट्रेंच बना होगा। तो इसी को क्या कहते हैं, ट्रेंच मेथड की प्लांटिंग, समझ गए। यूज इन कोस्टल एरिया, कोस्टल एरिया में इसको किया जाता है। आप सोचोगे क्यों किया जाता है, क्योंकि कोस्टल एरिया में हवा तेज चलती है, और हवा तेज चलेगी तो हवा के आवागमन के लिए जगह होनी चाहिए। नॉर्थ इंडिया में जो गन्ने की बुआई होती है फ्लैट बेड वाला मेथड, इसमें गन्ने के बीच में जगह नहीं होती है। अगर गन्ने के बीच में आप जाना चाहो तो आप जल्दी से आराम से चल नहीं पाओगे, क्यों, क्योंकि बहुत पास पास बुआई होती है। इसमें जगह ज्यादा होती है तो हवा पास करने का प्रॉपर स्पेस मिल जाता है, तो हवा पास होती है तो हमारा गन्ना गिरता नहीं। इसके अलावा ये दो लाइन जो है आपस में नजदीक नजदीक होती है,
तो दोनों को हम पकड़ के बांध देते हैं। तो ये बधाई वाली जो प्रोसेस होती है, इसकी वजह से गन्ना फिर गिरता नहीं है। तो यहाँ पर बांधना आसान है, जिससे गन्ना गिरेगा नहीं और ऊपर से हवा का आवागमन भी आसान हो जाता है। तो हमारा कोस्टल एरिया में गन्ना गिरता नहीं है। आई होप आपको यहाँ तक बात समझ में आई होगी। आगे देखते हैं डिस्टेंट मेथड। ये डिस्टेंट मेथड यानी कि दूरस्थ रोपण जिसको हम कहते हैं, ये एक तरीके का नर्सरी द्वारा प्लांटिंग का मेथड होता है। इसमें क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले तो क्या करेंगे कि गन्ने के जो सेट्स हैं, उन सेट्स को लेंगे। ऐसे जैसे मान लेते हैं ये पूरा गन्ना है और इस तरीके से इस गन्ने में ऐसे सेट्स बने हुए हैं। यहाँ पर ऐसे बड बने हुए हैं, हर गन्ने पे इस तरीके से बड बने होते हैं। क्या किया जाएगा, इतने पार्ट को काट काट के निकाल दिया जाएगा। इस पार्ट को ऐसे निकाल लेंगे, निकाल लिया। अब इस पार्ट को निकालने के बाद एक क्यारी होगी और उसी क्यारी में इसकी बुआई कर देते हैं। इसी सेट की केवल इतना इतना पार्ट जो किनारे से काट रहे हैं, इसकी पूरी ऐसे बुआई कर दिया जाता है। बुआई करने के बाद इसको प्रॉपर तरीके से ग्रो होने दिया जाता है। ये लगभग जब 45 से 60 दिन के आसपास का ये चीज हो जाती है, तब इसको निकालते हैं और ले जाके मेन फील्ड में तब लगाते हैं। इसको हम एक ट्रांसप्लांटिंग वाला मेथड या फिर नर्सरी बेड वाला मेथड बोलते हैं। इसी का एक मॉडिफाइड वर्जन भी होता है, वो ट्रे मेथड वाली प्लांटिंग होती है। उसमें इसी चीज को एक ट्रे में लगा दिया जाता है। ब्लैक कलर का एक ट्रे आता है, उसमें कोकोपीट डाल के इस तरीके से ग्रो कर लिया। जैसे टिश्यू कल्चर वाले आपको पपाया और इसके अलावा जो बनाना होता है उसके पौधे मिलते हैं, या इसके यूकेलिप्टस का पौधा मिलता है। इस तरीके की ट्रे में बना के इसको फिर से ग्रो कर दिया जाता है। ये मेथड काफी ज्यादा ऐसे समझो कि थोड़ा सा कॉस्टली होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो इसको थोड़ा सा कम यूज किया जाता है। लेकिन ये भी एक तरीके का मेथड होता है। इसमें नर्सरी से पहले ग्रो करते हैं इस तरीके की, चाहे नर्सरी बना के चाहे ट्रे बना के ऐसे करते हैं, डिस्टेंट प्लांटिंग होता है। ये वाला जो मेथड होता है कई बार ट्रे मेथड भी बोलते हैं, या और अन्य भी नामों से इसको जाना जाता है। अगला है हमारा रैनगनस मेथड। ये रैनगनस मेथड क्या होता है, ये इन्वॉल्व मेथड होता है इसी ट्रांसप्लांटिंग सिंगल स्प्राउट बर्ड। दिस मेथड इज नॉट अडॉप्टेड इन इंडिया बट इज यूज इन्वॉल्विंग सिंगल स्प्राउटेड बर्ड। इसमें क्या होता है कि गन्ने का यही बड होगा, ठीक इस तरीके से ऐसे गन्ने के बड होंगे, और इसमें क्या करेंगे कि गन्ने के बड को इतना काट लेंगे और इसको काटने के बाद निकाल लेंगे और इसको डायरेक्ट ले जाके खेत में बुआई करते हैं। तो इसको ज्यादातर गैप फिलिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मान लेते हैं इस लाइन में हमने गन्ने की बुआई करी है, यहाँ पर तो गन्ना उग गया लेकिन यहाँ बीच में 2 लाइन उगी नहीं, 2 गन्ने नहीं उगा यहाँ पर 2 जगह पर। तो क्या करेंगे, इसी तरीके से गन्ने को काट लेंगे और लाके फिर यहाँ पर ऐसे खोद के थोड़ा सा यहाँ पर ऐसे रख देंगे गन्ने के 2 टुकड़े, मतलब गन्ने के ये 2 बड, तो दोनों आपस में ग्रो हो जाएंगे। तो गैप फिलिंग के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रैनगनस मेथड बोलते हैं। समझ गए। अगला है मैकेनिकल प्लांटिंग। इसको प्लांटिंग करने के लिए एक शुगर कैन प्लांटर मशीन आती है। इस मशीन पे यहाँ पर 2 सीट होती है, इसमें दोनों पे किसान बैठे रहते हैं और एक किसान ट्रैक्टर चलाता है। इसमें यहाँ पर नीचे फर्टिलाइजर का डब्बा होता है, इसके अंदर फर्टिलाइजर डाला रहता है। यहाँ पर गन्ने के गट्ठर रखे रहते हैं जिसकी प्लांटिंग करनी है, और यहाँ पर गन्ने के गट्ठर रखे रहते हैं। एक एक करके क्या करते हैं, किसान गन्ने को उठाते हैं और इनके सामने एक ऐसे सुराख होता है, उसी सुराख में डालते रहते हैं। फिर नीचे जाके यहाँ पर ऐसे रिज बनता रहता है और वो गन्ने के टुकड़े कट कट के इसी रिज में ऐसे गिरते रहते हैं। तो ये जो प्लांटिंग मेथड होता है इसको मैकेनिकल प्लांटिंग मेथड बोलते हैं। और ये जो शुगर कैन का प्लांटर वाली ये जो मशीन है, इसको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर कैन रिसर्च लखनऊ के द्वारा डेवलप किया गया था। इसमें एक ही बार में सीड के सेट भी लग जाते हैं, इसके साथ साथ फर्टिलाइजर भी साथ में दिया जाता है। काफी ज्यादा चीप मेथड होता है। अगर हमारे पास लेबर नहीं है और हमको बहुत ज्यादा लंबे खेत में बुआई करनी है, ज्यादा एरिया में बुआई करनी है, तो उसके लिए इस मेथड को बहुत ही ज्यादा अच्छा माना जाता है। अगला मेथड है स्किप रो मेथड। स्किप रो मेथड जो होता है ये कॉम्बिनेशन होता है फ्लैट बेड और ट्रेंच, दोनों मेथड का ये कॉम्बिनेशन होता है। वो जो अभी मैंने बताया था ना ट्रेंच वाला मेथड, ये वाला इस मेथड का और फ्लैट बेड वाले का दोनों का मिक्सचर होता है। इसमें क्या होता है, ट्रेंच आर डग 75 मीटर अपार्ट, यानी कि 75 सेंटीमीटर के दूर दूर पर इसमें बनाया जाता है। और इसके बाद इसमें एवरी 2 रो के बाद एक 90 सेंटीमीटर का गैप रखते हैं। कैसे करेंगे, ध्यान से समझना।
आपको बताता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे कर दिया। हर लाइन की लंबाई कितनी है? 45 सेंटीमीटर है। सबकी कितनी कितनी है? 45 सेंटीमीटर है। इसमें क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे इसको ध्यान से समझना। इन दोनों की लंबाई दूरी कितनी है? 45 सेंटीमीटर है। यहाँ पर क्या करेंगे कि ये दोनों लाइन तो ठीक है, इस तीसरी लाइन को हटा देंगे और इस तीसरी लाइन में इतनी दूर की जगह छोड़ देते हैं, 90 सेंटीमीटर की गैप छोड़ देंगे। फिर इसके बाद ये 2 लाइन की बुआई करते हैं, फिर 1 लाइन छोड़ देंगे, फिर इस 2 लाइन की बुआई करेंगे, 1 लाइन छोड़ देंगे। तो यहाँ की जो दूरी होती है वो कितनी हो जाएगी? ये 90 सेंटीमीटर हो जाएगी। ये स्किप रो जो मेथड होता है प्लांटिंग का, ये फेरो मेथड ऑफ प्लांटिंग का ही एक मॉडिफाइड वर्जन है। और इसको मैंने जब प्लांटिंग पढ़ा रहा था स्टार्टिंग में एग्रोनॉमी, तो उसमें मैंने आप लोगों को पढ़ाया है अल्टीमेट एग्रीकल्चर वाले कोर्स में। उसमें मैं पूरा मेथड बताया था कि कौन-कौन से फसल में कौन-कौन सा मेथड यूज़ किया जाता है। तो वही स्किप रो वाली प्लांटिंग होती है। अगला है पिट मेथड। इसमें लाइन से इस तरीके से पिट बना देते हैं, एक निश्चित लंबाई में और एक निश्चित रो टू रो, प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस इसको निश्चित करके ऐसे एक ट्रेंच बनाते हैं और ऐसे ढेर सारे गड्ढे बना देते हैं, ट्रैक्टर के माध्यम से बनाए जाते हैं। और फिर इस गड्ढे में इस तरीके से सेट को उपयोग किया जाता है। यहाँ पर देखोगे तो 2 नोड वाले यहाँ पर सेट हैं, कई-कई बार 3 नोड वाले सेट हैं। इनका इस्तेमाल किया जाता है और इनकी बुआई ऐसे करते हैं। यहाँ पर बुआई कर देंगे, यहाँ पर कर देंगे, यहाँ पर कर देंगे, यहाँ पर कर देंगे। इस तरीके से जब बुआई करते हैं तो इसका बुआई करने से एक फायदा होता है कि इसकी बधाई बड़ी आसान होती है। बधाई कर देंगे और पौधे के गिरने की संभावना मिनिमम होती है, कम से कम होती है, क्योंकि इधर भी ज़्यादा हवा पास करने का जगह मिल जाती है और इधर भी हवा को पास करने की जगह मिल जाती है। दोनों तरफ से हवा आराम से पास हो जाती है। तो ये वाला जो मेथड होता है इसको पिट मेथड कहा जाता है। इसमें जो पिट बनाया जाता है वो 20 से लेके 30 सेंटीमीटर का एक गड्ढा खोदते हैं और इस गड्ढे में फिर फर्टिलाइजर और अपना पूरा जितना सिस्टम है वो डाल के इसमें इस तरीके से इसमें सेट को डालते हैं। इसमें जो रो बनाते हैं एक लाइन से दूसरी लाइन, ये लाइन 75 सेंटीमीटर तक की दूरी की होती है। समझ गए? इसमें रो टू रो जो स्पेसिंग होती है वो 75 सेंटीमीटर के आसपास रखते हैं। इसमें ट्रायंगुलर शेप में और कई बार कवर्ड ट्रायंगुलर शेप में इसमें पिट में प्लेस इन अ पिट इन ए ट्रायंगुलर शेप, इस तरीके से यहाँ पर ट्रायंगुलर शेप में बना के रखा जाता है। ये आप देख रहे हो ये ट्रायंगुलर शेप में इस तरीके का ऐसा शेप थोड़ा सा बन रहा है ना समोसे जैसा। तो इस ट्रायंगुलर शेप में यहाँ पर पिट में गन्ने की बुआई करी जाती है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, वीडियो जो मैंने पढ़ाया आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करिए। अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। बाकी हमारा अगर पेड कोर्स खरीदना चाहते हैं जिसमें मैंने पूरा अल्टीमेट एग्रीकल्चर के सभी सब्जेक्ट बहुत डिटेल में पढ़ाए हैं, तो खरीदने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से संपर्क कीजिए। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।